हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपको अब तक पता चल ही गया होगा प्रहार सीरीज़ के बारे में, जिसमें हम 60 में 60 करा रहे हैं। दैट मीन्स 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। और आज का सब्जेक्ट जो मैंने उठाया है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 60 क्वेश्चंस हम करेंगे आज 60 मिनट में। एंड आई होप आप सब लोग तैयार होंगे। फटाफट से अपना पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, साथ साथ मेरे क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। इन द एंड आप सब लोगों को पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपको कितना आता है, आपको और कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एग्जाम इज़ वेरी नियर, तो फटाफट से सारी जो भी सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उसे देख लेना। एंड मैं हमेशा बोलता आता हूँ शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे शेयर कर देना ताकि वो भी बेनिफिट ले पाएँ जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई वेलकम यू टू द एड अंकल official YouTube channel, that is Ed Uncle UGC Net की तैयारी। and I am Sahil Balhara, an expert faculty in General Paper 1 Commerce and Management। तो देरी ना करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। So the first question of today is, which of the following belongs to the subgroup of the classical approach? क्लासिकल अप्रोच के सब ग्रुप में कौन सा आता है? A is scientific management and gender management, B is environment and individual, C is scientific management and bureaucracy, D is individual and bureaucracy। सो आपको बताना है कि क्लासिकल अप्रोच जो थी उसका सब ग्रुप्स क्या है, विच बिलोंग्स टू द सब ग्रुप्स, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन इज अ। प्लानिंग क्या करता है, आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन इज अ डैश। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, मेथड्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो मुझे बताओ कि अगर प्लानिंग से डायरेक्शन आपको मिल रही है तो लिमिटेशंस तो नहीं होगी ना उसकी, मेथड्स ऑफ प्लानिंग भी नहीं होता वो। सो आइदर इट कैन बी ए और आई कैन बी डी। करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है, इंपॉर्टेंस भी हो सकती है, बट जो आंसर इसका है वो है डी, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बिकॉज उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्लानिंग क्या प्रोवाइड करवाता है, प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है, तो भाई अच्छी बात है ना उसकी। सो कई बार आपको एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, नहीं आ रहा तो लिमिटेशन नहीं हो सकता, मेथड नहीं हो सकता, दो ऑप्शन बची, देन यू कैन चूज इट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। आर यू गेटिंग इट? दो स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज, कोऑर्डिनेशन इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे ये बताइए कि कोऑर्डिनेशन अगर कर रहे हैं तो हर डिपार्टमेंट में करेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा एक डिपार्टमेंट में, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं बाकी सब ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सेकंड पॉइंट इज, कोऑर्डिनेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक स्टेटमेंट में बोल रहा है कि नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, एक में बोल रहा है इक्वली इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो दोनों में से एक सही हो सकती है, तो बोथ तो वैसे भी नहीं हो सकता आंसर। सो नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, तो दिस इज फॉल्स। एंड हमसे क्या पूछा था, फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा था, तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1, दैट इज ओनली वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज सेकेंड स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, देख रहे हैं कैन नॉट लिखा है क्वेश्चन में, कैन नॉट बी कंसीडर एज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन नहीं देखते, उसमें कैन नॉट लिखा है या फिर नॉट लिखा है या फिर जो भी लिखा है, यू जस्ट नीड टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, उसके बाद आप ऑप्शंस पर जाइए और क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, हमेशा बोलता हूँ मैं आपको। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की कुछ इंपॉर्टेंस है, इसमें बताने की क्या नहीं है। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटर प्लानिंग, बेटर ग्रीवियंस हैंडलिंग। सो प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग ना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पूछा है, तो कंट्रोल अगर हम करेंगे तो रिसोर्स को बेटर यूज कर पाएंगे, बेटर कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, एंड कंट्रोल हमारा होगा तो हम ग्रीवियंस भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। बट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बेटर प्लानिंग, बिकॉज हमसे क्या पूछा था, कैन नॉट बी कंसिडर एज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, यू गाइज आर एंजॉइंग इट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है।
मैनेजमेंट प्रोसेस इज गेटिंग थिंग्स डन थ्रू people. Management process is achieving the organization goal with the help of the people. तो आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ पहली, दूसरी, दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं. So the answer for this particular question is C, that is both A and B. दोनों स्टेटमेंट सही है कि मैनेजमेंट प्रोसेस जो है गेटिंग डन थ्रू पीपल, ऑब्वियसली कौन करता है प्रोसेस, लोग ही करते हैं ना. मैनेजमेंट प्रोसेस इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल. मैनेजमेंट प्रोसेस हमारा जो मेन गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ होता है, उसको अचीव करने में होता है. सो let's move to the next question. Which management manage the ongoing project portfolio? So कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है जो ongoing project portfolio को मैनेज करती है? R&D, that is research and development management, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट या फिर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट. आपको बताना है कि चारों मैनेजमेंट जो यहाँ पर ऑप्शन में लिखी हुई है इसमें से ऑनगोइंग पोर्टफोलियोज को कौन देखता है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्रोग्राम मैनेजमेंट. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. सो इन अ मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर ट्विंस. ऑब्वियसली अगर हम प्लानिंग और मैनेजमेंट दोनों अगर होंगे तो मैनेजमेंट अच्छी होगी एंड हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर पाएंगे. द सेकेंड ऑप्शन हियर इज कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. सो कंट्रोलिंग हम किसे करेंगे जब हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होगा. तो यस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है. एक ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी नहीं. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बिकॉज मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों ट्विंस हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं क्योंकि कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट. अगेन क्वेश्चन में नॉट लिखा है, अगर नॉट को स्किप कर देते तो हो सकता है ये आंसर गलत हो जाता आपका. तभी मैं बोलता हूँ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, नॉट पूछा है या नहीं पूछा है. सो क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रिकॉग्नाइज स्किल ऑफ द मैनेजमेंट. सो जो मैनेजमेंट होती है उसमें कौन सी रिकॉग्नाइज स्किल नहीं होती. टेक्निकल स्किल, राइटिंग स्किल, कंसेप्चुअल स्किल या फिर ह्यूमन स्किल. Yes, the answer for this particular question is A, that is writing skill. Writing skill कौन देखता है मैनेजमेंट में, मतलब उनकी वो देखी जाती है कि वो कैसे काम करते हैं. तो टेक्निकल स्किल उसके अंदर आएगा, उनके कंसेप्ट के ऊपर आएगा कि भाई इनके कंसेप्ट ठीक है या नहीं है, एंड उनकी ह्यूमन स्किल्स पर आएगा. बट राइटिंग स्किल्स को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता इन मैनेजमेंट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 1, that is writing skills. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. दो स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है. आर यू गेटिंग इट. सो द डिमांड ऑफ पेरिशेबल गुड इज नॉट इलास्टिक. इलास्टिक क्या होता है. इलास्टिक होता है जिसे हम छोड़ सकते हैं. सो पेरिशेबल गुड्स को हम नहीं छोड़ सकते ना, तो नॉट इलास्टिक ये सही लिखा हुआ है. एंड द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड इज नोन एज ऑटोनोमस डिमांड. यस, जो कंज्यूमर डिमांड होती है उसको हम ऑटोनोमस डिमांड भी बोलते हैं. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी. ऑटोनोमस डिमांड का एग्जाम्पल क्या हो गया, जो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. फूड, क्लोथ्स. सो फूड और क्लोथ्स तो आपको चाहिए ही चाहिए ना, तो दीज आर द ऑटोनोमस डिमांड. तो डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स को भी हम ऑटोनोमस डिमांड बोल देते हैं. एंड जो पेरिशेबल गुड्स हैं वो उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है. सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है. द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 10, अगेन सेम क्वेश्चन, काइंड ऑफ क्वेश्चन की आपको बताना है दो स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग द डिमांड आर मोर साइंटिफिक. बी इज स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग मेथड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक चीज हो गई तो दूसरी होने के चांसेस नहीं होते. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली 1. सो स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग मेथड, यार अगर एक मेथड आप लगा रहे हो तो दूसरा कैसे लगा सकते हो.
तो दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई. सो स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग द डिमांड आर मोर साइंटिफिक. यस, साइंटिफिक मेथड तो होते ही है ना ये मेथड ऑफ फोरकास्टिंग. सो पहली स्टेटमेंट हमारी सही होगी और दूसरी स्टेटमेंट गलत होगी. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज जीरो व्हेन दे आर टोटली अनरिलेटेड. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन goods is also zero when they are perfect substitute to each other. तो आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से गलत कौन सी है. पहली वाली गलत है, दूसरी गलत है, या दोनों गलत है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली सेकंड स्टेटमेंट गलत है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज जीरो व्हेन दे आर टोटली अनरिलेटेड. सो वो अनरिलेटेड होंगे तो इलास्टिसिटी उसके बीच में क्या होगी, जीरो ही होगी. एंड द सेकंड पॉइंट हियर इज द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स इज ऑल्सो जीरो व्हेन दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. देख रहे हैं दोनों स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है. उसमें बोला है कि अनरिलेटेड है, उसमें बोला है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट. तो दोनों में से क्या होगा, एक ही स्टेटमेंट सही होगी. तो बोथ तो हो नहीं सकता, तो ओनली वन हो सकती है, ओनली टू हो सकती है, या फिर नाइदर वन नाइदर और टू. बट हमने देखा यहाँ पर पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है. तो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सेकंड, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज जो क्रॉस इलास्टिसिटी है टू गुड्स की, अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उनकी इलास्टिसिटी जीरो नहीं हो सकती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है. सो द एडिशनल रेवेन्यू अर्न्ड बाय द फर्म when it sell one extra unit it is called marginal revenue. obviously अगर आप एक चीज़ और सेंड करो मतलब सेल करोगे तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू होगा. एंड मतलब when we talk about the one more unit, one additional unit, whenever we talk about the additional unit we are talking about marginal. no matter अगर वो रेवेन्यू है, कॉस्ट है, या कुछ भी है, बट एडिशनल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, मार्जिनल ही होता है. तो हम यहाँ पे एडिशनल की बात कर रहे थे तो मार्जिनल था, एंड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ रेवेन्यू लिखा ही हुआ है. Second point here is when the marginal cost is less than the marginal revenue. marginal cost जो है हमारी वो कम है मार्जिनल रेवेन्यू से. द फर्म विल इंक्रीज प्रोडक्शन. ऑब्वियसली जब आपकी कॉस्ट कम लग रही है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो क्या करोगे आप, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दोगे. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू. समझ आ रहा है बच्चों, एंजॉइंग द क्वेश्चंस. सो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, या फिर पढ़ाने की टेक्निक्स अच्छी लग रही हैं, जो भी आपको फील हो रहा है, या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि सर हमें और ऐसी वीडियोस चाहिए या फिर दिस पर्टिकुलर ऐसा कुछ चाहिए, सो आप कमेंट में जाकर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे भी पता चले दैट आपका रिस्पॉन्स कैसा है. सो थैंक यू गाइज़ यहाँ पर आने के लिए, इन वीडियोस को देखने के लिए. बिकॉज़ यहाँ पर आएंगे तो आपका बेनिफिट ज़रूर होगा. बिकॉज़ 1 घंटे में 60 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज ही हो रही है. सो बढ़े आगे. ओके, आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आएगा. एंड वी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू द नेशनल इनकम. आपको बताना है ऐसी कौन सी इकोनॉमी होती है जहाँ पे डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के इक्वल होती है. सो आइदर इट कैन बी ओपन, आइदर इट कैन बी क्लोज. दोनों नहीं हो सकती यार, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज डोमेस्टिक इनकम इक्वल है, डोमेस्टिक इनकम इक्वल है नेशनल इनकम के. क्यों, बिकॉज आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हो. तो वो कैसी इकनॉमी होती है जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता, जो भी सारी चीज़ें डोमेस्टिक इनकम में होती है वही नेशनल इनकम की इक्वल होती है. बिकॉज नेशनल इनकम हो ही नहीं रही है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एज क्लोज्ड इकनॉमी. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है. सो इन एन इकोनॉमिक सिस्टम द मोस्ट कन्वीनियंट इंडिकेटर ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्शन इज GNP. इकोनॉमिक सिस्टम में हम बता रहे हैं द मोस्ट कन्वीनियंट ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्शन. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, GNP. एंड फुल फॉर्म ही है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट रिलेट कर रही है आपस में, तो ये सही ही होगी, राइट. एंड द डेप्रिसिएशन इज एडेड टू द GNP टू डिटरमाइन NNP. GNP एंड हियर इज NNP. तो ग्रॉस बड़ा होता है या फिर नेशनल,
सॉरी नेट, ग्रॉस बड़ा होता है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज एडेड टू जीएनपी। नो, नेट में हम जब डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तब हमारा ग्रॉस बनता है, बिकॉज ग्रॉस बड़ा है, राइट। तो बड़ा है इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दो छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ बनेगी ना, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली 1। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। समझ आया बच्चे, बढ़े आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट गिवन है, एक सही है दूसरी सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल रिड्यूस विद द सेम लेवल ऑफ वेजेस। हो सकता है कि भाई आपकी वेजेस पहले भी 5,000 थी, अभी भी 5,000 है, बट आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, वो कम हो गई। यस, दिस कैन हैपन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सेकेंड पॉइंट हियर इज द वैल्यू, रियल वैल्यू ऑफ सेविंग ऑफ द पीपल इज रिड्यूस्ड बाय द हाई इन्फ्लेशन रेट। वही चीज़ है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी सेविंग्स भी कम हो जाएगी, उसकी रियल वैल्यू कम हो जाएगी और परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, एंड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू द कंपनीज एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल एथिक प्रोग्राम। आपको बताना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एथिक प्रोग्राम एक कंपनी कैसे एस्टैब्लिश करती है। एथिक्स एजेंडा, एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, हिडन एजेंडाज या फिर कोड ऑफ कंडक्ट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एथिक्स। सो एस्टैब्लिश विद द कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, राइट। सिर्फ एजेंडा बनाने से या ट्रेनिंग वगैरह से वो एस्टैब्लिश नहीं होता। इट कैन हेल्प यू इन एस्टैब्लिश बट इट कैन नॉट एस्टैब्लिश इटसेल्फ। इट मस्ट बी द कोड ऑफ कंडक्ट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एथिकल इश्यूज इन एडवर्टाइजिंग। जब आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो उसमें एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट वन इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का क्या मतलब होता है, अगर आपको पता है तो राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। सेकेंड इज ऑफेंसिव। हो सकता है कि भाई अगर आप ऐसा एडवर्टीजमेंट बना रहे हो एक सर्टेन कम्युनिटी को वो ऑफेंड कर जाए। सो एथिकल इश्यूज आते, मतलब एथिकल इशू है, ऑफेंसिव इज एन एथिकल इशू इन एडवर्टाइजिंग। प्रमोट अनहेल्दी प्रोडक्ट, अगर हम अनहेल्दी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन एथिकल इशू इन एडवर्टाइजिंग। आई एम वेटिंग कि किसी ने कमेंट में डिसेप्टिव का मीनिंग लिखा है क्या। सो डिसेप्टिव का मीनिंग होता है लाइकली टू गिव फॉल्स इंप्रेशन, कि वो क्या होता था, फेयरनेस क्रीम आती थी, ये क्रीम लगाएंगे आप 1 महीने में गोरे हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं होता यार, इट्स योर नेचुरल कलर। थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है बट आपका नेचुरल कलर वो नेचुरल ही रहता है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ ये मेरा नेचुरल कलर है, एंड आई नीड टू एक्सेप्ट दैट वाई पीपल आर सेलिंग विद द डिसेप्टिव टेक्निक, कि वो फॉल्स इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, राइट। सो लाइक 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्या है, हमारे एथिकल इश्यूज है एडवर्टाइजिंग में। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल द अबव। इज इट क्लियर गाइज, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज अ conflict of interest between corporate stakeholder is likely to be mitigated by including stock option as a part of manager compensation. Second is issuing stock dividends. तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि क्या बताना था, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। प्लीज लेट मी नो गाइज। पढ़ो इसको ध्यान से, देन ट्राई टू आंसर इट। The answer for this particular question is only second statement. Mitigate means to reduce. The conflict of interest between corporate stakeholder is likely to be reduced. तो conflict है मतलब stakeholders के बीच में कैसे reduce कर सकते हैं। Including stock option as a part of manager compensation and issuing stock dividends. तो जब आप उनको डिविडेंड दोगे तब कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, राइट। अगर आप उनके स्टॉक ऑप्शंस को मैनेजमेंट कंपनसेशन का पार्ट बना दोगे तो वाई वुड बी दे हैप्पी, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट कैन हेल्प।
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मल ग्रुप। आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मल ग्रुप नहीं है। कमांड ग्रुप, कमिटीज, टास्क फोर्स एंड इंटरेस्ट ग्रुप। तो आपको बताना है चारों में से फॉर्मल ग्रुप कौन सा नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट मतलब फॉर्मल ग्रुप नहीं है। A is command group, committee, task force and interest group. So the answer for this particular question is D, that is interest group. Because interest group क्या होता है, हम informal होता है, हम खुद बना लेते हैं। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है, so जिन जिन लोगों को पसंद है they'll make a group, right? So that is known as the informal group. Question number 20, what is the result of different senses called? अगर आपके different senses हैं तो उसके result को क्या बोलते हैं? सॉरी आंसर आपको यहाँ दिख ही गया हो गया, वैल्यूज, पर्सनालिटी, परसेप्शन या एटीट्यूड। यस, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सी, दैट इज परसेप्शन। बिकॉज क्या होता है कि हर किसी का डिफरेंट सेंसेस होते हैं, हर किसी की अलग अलग परसेप्शन होती है। सो वैल्यूज, पर्सनालिटी, एटीट्यूड भी सबके अलग होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट सेंसेस, कि मैं सेंस कर रहा हूँ, मैं कुछ और परसीव कर रहा हूँ, आप कुछ और परसीव कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगेन आपको बताना है, दो स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे, कौन सी स्टेटमेंट सही है। वैल्यूज आर वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑल्टर्ड, वैल्यूज इन मैनेजमेंट डज नॉट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली वन। तो वैल्यूज क्या होती हैं, अगर एक बार आ जाती हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑल्टर्ड। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, वैल्यूज इन मैनेजमेंट डज नॉट प्ले अ क्रूशियल रोल। यस, व्हाई नॉट, वैल्यूज तो होनी चाहिए ना, इट प्ले अ क्रूशियल रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। लर्निंग डज नॉट प्ले अ वाइटल रोल इन ग्रूमिंग एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। सेकेंड स्टेटमेंट इज, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हेल्प एन इंडिविजुअल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो बताना है कि पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है। सो लर्निंग डज नॉट प्ले अ वाइटल रोल इन ग्रूमिंग एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ऑब्वियसली लर्निंग प्लेज अ वाइटल रोल ना, अगर आप कुछ भी सीख रहे हो तो उससे ही आपकी पर्सनालिटी ग्रो होगी, राइट। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हेल्प एन इंडिविजुअल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हेल्प एन इंडिविजुअल, जो प्रोसेस होता है लर्निंग का वो एक इंडिविजुअल को हेल्प करेगा, राइट, टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसने कुछ सीखा तो दे कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ कि हाँ ये चीज़ मैंने सीखी, दैट आई कैन डू दिस नाउ। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप फोकस ऑन। जो बिहेवियरल थ्योरीज एंड लीडरशिप की वो किस पर फोकस करती है। ए इज हु इफेक्ट लीडर आर्स, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव लीडर हैड, हाउ टू आइडेंटिफाई इफेक्टिव लीडर एंड व्हाट इफेक्टिव लीडर डिड। सो जो थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज बनाई गई हैं वो किस लिए होंगी, इसीलिए तो होंगी ना भाई, उस पर्टिकुलर थ्योरी में उस लीडर ने क्या किया था, कैसे किया था। सो the answer for this particular question is D, that is what effective leader did. Who effective leader are not focus of that particular theory, because वो तो सिर्फ नाम पर ही होता है ना कि ये थ्योरी इसने लिखी, हम उस पर फोकस, थ्योरी लिखी क्या है उसके अंदर, हम वो चीज़ देखना चाहते हैं ना। Next question here is question number 24. Which of the following question regarding group dynamics is true? दो ऑप्शन गिवन है ग्रुप डायनामिक्स के बारे में, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। Group dynamics answer, how a group has come into being, and group dynamic answer, why the group has emerged. तो obviously group dynamics के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें वो ये बातें होती हैं कि how a group has become into being, ये ग्रुप कैसे बना और क्यों बना। तो yes, they both are the question for group dynamics. Answer for this particular question is C, that is both 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। The index of group prosperity is collective problem solving and group therapy. Second point is group dynamics often forget that all individuals have different attitude and behavior. So the answer for this particular question is C, that is both 1 and 2. दोनों statement गलत है कि index of the group prosperity is collective problem solving and group therapy. No. Second point here is group dynamics often forget that all individual have different attitude and behavior. और obviously ग्रुप में भूल जाते हैं कि हर बंदा अपने आप में डिफरेंट है, अपने आप में उसकी डिफरेंट एटीट्यूड है, उसका डिफरेंट बिहेवियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज अगेन
कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है? इंटरपर्सनल बिहेवियर हेल्प्स टू मेंटेन एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन द सोशल वर्ल्ड एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर बिकम मोर कॉम्प्लिकेट इन द वर्क प्लेस। दो स्टेटमेंट लिख के आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2, बोथ या फिर कोई भी नहीं। So the answer for this particular question is C, that is both 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। इंटरपर्सनल बिहेवियर हेल्प टू मेंटेन एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप इंटरपर्सनल बिहेवियर आपका अच्छा है, आप अच्छे से बात करते हैं, तो वी कैन मेंटेन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन द सोशल वर्ल्ड। एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द वर्क प्लेस, यस, अगर आप जहाँ पर आप काम कर रहे हो तो इंटरपर्सनल बिहेवियर जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बिकॉज समटाइम्स दे आर colleague and sometimes they get jealous too. Are you getting it? So दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हेन द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज हैंडल द क्राइसिस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजर और एम्प्लॉय एक क्राइसिस को हैंडल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे? सोसाइटी, एनवायरमेंट या फिर कल्चर या फिर स्ट्रक्चर? यस, उसको हम बोलेंगे कल्चर। तो मैनेजर और एम्प्लॉय आपस में मिलके एक क्राइसिस सॉल्व कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज नोन एज अ कल्चर। क्वेश्चन नंबर 28, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन वी चेंज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हम एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय फाइंडिंग द मोस्ट इफेक्टिव सब कल्चर, हाँ, अगर एक कल्चर के अंदर एक प्रॉपर दूसरा सब कल्चर हम लेके आ जाते हैं एंड इट विल बी इफेक्टिव, तो येस इट कैन बी अ वे। एंड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, हमें प्रैक्टिस, हमने सुना ही होगा प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो किसी भी चीज़ में हम प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल हेल्प यू आउट। So the answer for this particular question is C, that is both 1 and 2 statement are true. I know guys थोड़ी स्पीड तेज हो रही है, बट स्टार्टिंग में हमने ठान लिया था 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करेंगे, तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ कम टाइम में, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जल्दी स्पीड में निकल गया, तो यू कैन पॉज इट आउट एंड यू कैन लिसन दैट अगेन। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, द सोशल एक्सचेंज प्रोसेस इज डिफाइंड इन विच थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो देर आर मैनी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, उसमें सोशल एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में किस में बात की गई थी, हमें वो बताना है। ए इज पोर्टर लॉयर मॉडल, बी इज इक्विटी थ्योरी, सी इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। सो हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी कौन सी थी? हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर्स थे दो। सो उसमें एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में हमने बात नहीं की गई थी, राइट। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज इक्विटी थ्योरी, बिकॉज उसमें सोशल एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में हमने बात की थी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्ट्रेस इज स्मॉल क्वांटिटीज इज गुड। तो अगर आपके पास थोड़ा सा स्ट्रेस है तो वो अच्छा होता है, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, एक होता है यू स्ट्रेस, एक डिस्ट्रेस। तो थोड़ा सा स्ट्रेस अगर आपके पास होगा ना तो इट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आई नीड टू डू दैट वर्क, थोड़ा सा प्रेशर है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल स्ट्रेस इज बैड। ऐसा नहीं होता, सारी स्ट्रेस बैड नहीं होती। आई टोल्ड यू देयर आर 2 टाइप ऑफ स्ट्रेस, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, राइट। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट, तो it can be good as well as bad. So the answer for this particular question is statement 1 कि थोड़ा सा स्ट्रेस होना ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सारे स्ट्रेस बैड होते हैं। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे एंड यू गाइज आर एंजॉइंग इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द मिसकंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। सो एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द मिसकंडक्ट, जब हम आपको बता देते हैं कि मतलब कोई भी बता देता है, कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, विसल ब्लोअर या फिर नन ऑफ दिस। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर इज द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द मिसकंडक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हैं आप 30 मिनट्स होने वाले हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड 31 क्वेश्चंस। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं 60 क्वेश्चंस, उसके बाद विल डिस्कस समथिंग। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट में बता देना। एंड गाइज लाइव अगर आप आते हैं, कमेंट करते हैं, तो
दिस वीडियो इज़ नॉट लाइव, दिस इज़ द रिकॉर्डेड वीडियो। सो अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। डोंट थिंक कि सर मेरा रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सर मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज दीज वीडियोज़ आर रिकॉर्डेड वीडियोज़। अगर ये लाइव होती तो ऑब्वियसली मैं आपका कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई देता। सो देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ये क्या बोल रहा है। द स्किल्स अवेलेबल इन द कंपनी इज डिस्क्राइब्ड एज, जो स्किल अवेलेबल होती है कंपनी में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री। बिकॉज स्किल किसके पास होता है, ह्यूमन रिसोर्स के पास ही होता है ना। तो स्किल इन्वेंट्री तो नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर स्किल लिखा है तो स्किल इन्वेंट्री हम टिक नहीं कर सकते थे। मैनेजमेंट इन्वेंट्री को भी नहीं कर सकते थे बिकॉज मैनेजमेंट आर डूइंग समथिंग एल्स, राइट। एंड द मेन कंसेप्ट क्या आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। मैनेजमेंट भी जो ह्यूमन रिसोर्स में ही आ जाते हैं ना, जो रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड इन HRM। HRM में कौन कौन से ट्रेंड अभी आ रखे हैं, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक ट्रेंड या फिर ऑल ऑफ दीज। यस, द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। Next question here is continuous process of planning about the effective use of human resource is termed as। So हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को continuous planning करते रहते हैं उसको effective use करने के लिए, that is known as human resource management या फिर planning। So the answer for this particular question is C, that is both, because हमें उसे manage भी करना है और manage करने के लिए हमें plan भी करना पड़ेगा। Next question here is the process of attracting people to apply is known as recruiting, interview, selection या फिर training। So recruiting क्या होता है, recruiting when you pool the applications, you pool the CVs की आ जाओ हमारे यहाँ पर vacancies open है, you attract people to apply in that particular job, that is known as recruitment। Interview, तो interview is not attracting, interview is like kind of selecting। तो सिलेक्शन इन द एंड प्रोसेस होता है कि भाई हमने आपको सेलेक्ट कर लिया, वी आर नॉट अट्रैक्टिंग। यहाँ पर अगर सेलेक्टिंग 1 पीपल या 2 पीपल ऐसे कुछ लिखा होता तो वी टॉक्ड अबाउट द सिलेक्शन एंड वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो उसके बाद ट्रेनिंग होती है टू इंक्रीज योर कैपेबिलिटी, टू इंक्रीज योर स्किल्स। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए, दैट इज रिक्रूटिंग, बिकॉज रिक्रूटिंग इज अ प्रोसेस व्हेन वी ट्राई टू अट्रैक्ट द पीपल टू अप्लाई फॉर अ पर्टिकुलर जॉब दैट इज वेकेंट इन माई कंपनी और वट एवर द कंपनी इज। Next question here is question number 36, what component does human resource management consider। तो human resource management जो होती है वो कौन से component को consider करती है, development, मोटिवेशन या फिर एक्विजिशन। तो ऑब्वियसली वो डेवलप करना चाहती है एंड वो मोटिवेशन भी होना चाहता है। तो अगर दो ठीक हैं तो ऑब्वियसली आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑब्वियसली अगर हमें HR मैनेजर हैं या फिर हम HR को मैनेज करते हैं तो हम यही चाहेंगे ना जो हमारे जो रिसोर्स हैं उनका इफेक्टिव यूज हो। directing the company to encourage towards achieving the goal। So yes, we direct the company to encourage towards achieving goal and promotion of employees। So क्या है, एंड डी पॉइंट इज ऑल ऑफ दीज। सो इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी होता है, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी होता है एंड डायरेक्टिंग द कंपनी टू एनकरेज टूवर्ड्स अचीविंग गोल। तो मुझे बताओ, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय कैन नॉट बी द मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव उनका क्या है, उनको हायर करना, उनको इफेक्टिव यूज करना। सो प्रमोशन तो नहीं हो सकता ना, प्रमोशन तो वो उनके खुद के ऊपर होता है। इफ़ दे डू वेल तो वो प्रमोट हो जाते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स का ये कोई मोटिव नहीं होता कि हमें उसे प्रमोट करना ही करना है, हम ले आए अब उसको प्रमोट करते रहेंगे। ये ह्यूमन रिसोर्स का कोई भी मतलब नहीं होता है। सो अगर आपको दो ऑप्शन ये ठीक भी लग रहे थे ना, तो आंसर दो तो था ही नहीं, यहाँ पे ए बी तो नहीं लिखा था ना, तो आपको तीनों में से एक ही चूज़ करना पड़ता। तो दोनों में से थोड़ा ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, मतलब क्या होता है कि इफ़ दो ऑप्शन जो होते हैं ठीक लग रहे हैं आपको, तो यू नीड टू चूज अ ब्रॉड ऑप्शन जिसमें कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज डायरेक्टिंग द कंपनी टू एनकरेज टूवर्ड्स अचीविंग गोल। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही फंक्शन होता है ना कि वो जो कंपनी का गोल है वो किसी भी तरह से अचीव करें। ह्यूमन रिसोर्स का कोई भी एम्प्लॉय का मेन फोकस तो यही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है।
Competency mapping refers to identification of the skills and ability in order to achieve the goal of the organization, and competency mapping is a complex process. तो आपको बताना है पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है. सो कम्पिटेंसी क्या होता है? कम्पिटेंसी इज लाइक व्हेन यू सी समवन ना कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, तो दैट इज नोन एज द कम्पिटेंसी. तो कम्पिटेंसी को हम मैपिंग करते हैं, रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच स्किल्स. स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, राइट, एंड द एबिलिटी टू ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो ये चीज़ ठीक लिखी हुई है. सेकेंड स्टेटमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो यार अपनी स्ट्रेंथ देखना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे हो सकता है? माइट भी कि कुछ लोगों के लिए हो, बट हम इन जनरल वो स्टेटमेंट नहीं बोल सकते ना कि competency mapping is a complex process. So the answer for this particular question is A, that is only one statement is true. Next question here is what are the benefit of balance scoreboard? तो balance scoreboard का benefit क्या है? Provide strategy to reach the goal. B is unite the employees. C is give authority to the top management. D is all of the above. So let me know क्या होता है. So balance scoreboard is a technique of a management. Management की टेक्निक होती है बैलेंस स्कोरबोर्ड. सो क्वेश्चन को रीड करो और आंसर करने की कोशिश करो. सो बैलेंस स्कोरबोर्ड क्या है? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम देखते एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रिपोर्ट होती है एक्चुअली. सो देखते हैं बेनिफिट क्या है. अगर मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली रिपोर्ट बना रहा है तो उसके बेनिफिट्स क्या है? प्रोवाइड स्ट्रेटेजी टू रीच गोल, यूनाइट द एम्प्लॉयज, गिव अथॉरिटी टू द टॉप मैनेजमेंट. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज प्रोवाइड स्ट्रेटेजी टू रीच द गोल. तो एक वो प्रॉपर बोर्ड बना रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, एक प्रॉपर रिपोर्ट, स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा यही तो होगा कि हम एक ऐसी स्ट्रेटजी बना पाएंगे कि वो एम्प्लॉयज़ जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो रीच कर पाएँ. यूनाइट द एम्प्लॉयज़, वी आर नॉट मेकिंग इट फॉर द एम्प्लॉयज़, वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रेटजी टू रीच द गोल. गिव अथॉरिटी टू द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है, राइट. सो अगर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया तो ऑल ऑफ द तो हो भी नहीं सकता, तो दोनों में से एक चूज़ करना था. एंड द बेस्ट ऑप्शन हेयर इज प्रोवाइड स्ट्रेटजी टू रीच द गोल. Question number 40. What is the main focus of career planning and development? Career planning का main focus क्या है? To promote their employees, to match between personal and organization goal, to match between personal and opportunity available in the organization. तो आपको बताना है करियर प्लानिंग और करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर डेवलपमेंट का मेन फोकस क्या है. तो मेन फोकस है टू मैच बिटवीन द पर्सनल एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट आर दी एसेंशियल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट, क्लियर ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्डाइजेशन या फिर ऑल द अबव. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी. परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भाई ट्रस्ट तो ज़रूरी है. वी विल अप्रेज दैट हिज परफॉर्मेंस इफ़ वी फाइंड दैट कि वो ट्रस्ट वर्दी है, वो हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं. एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भाई ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये अगर सही पाथ पे चल रहा है, सही फॉलो कर रहा है तो हम उसका अप्रेजल कर देंगे. स्टैंडर्डाइजेशन, ऑब्वियसली हम जो अप्रेजल करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड होता है ना कि इस स्टैंडर्ड से अच्छा अगर वो करके दिखाएगा तो विल थिंकिंग अबाउट द अप्रेजल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. Question number 42. The study of organization structure and behavior is termed as. Organization structure और behavior को हम study करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? Organizational behavior, organization structure, organization development. I'm sorry आपको यहाँ पे आंसर दिख गया होगा, but the answer for this particular question is C only. So the answer for this particular question is C, that is organization development when we talk about the structure and behavior. So when we talk about the structure and behavior as well, तो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो दोनों ही होने चाहिए, ये नहीं हो सकता तो ये भी नहीं हो सकता. तो आंसर विल बी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट इज द इंटरवेंशन टेक्निक इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटरवेंशन टेक्निक कौन सी होगी? द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टीम बिल्डिंग.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द एंटिसिपेशन ऑफ रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल एंड मैनेजिंग टू मीट दोज एंड। एंटिसिपेशन ऑफ रिक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल कितना चाहिए उसको मैनेज करने को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज द टैलेंट मैनेजमेंट। वी नीड टू मैनेज दैट। हम रिक्रूट नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमें पूलिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा या सिलेक्शन के बारे में नहीं लिखा। वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटिसिपेशन। तो एंटिसिपेशन इज द टैलेंट मैनेजमेंट, वी मैनेज इट। अगर वो कम होते हैं तो हम रिक्रूट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट आर द मेथड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? ट्रेनिंग, रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ द कोर्स। तो भाई ट्रेनिंग करेंगे हम तो कहीं ना कहीं आपके डेवलप होंगी स्किल्स, रिसर्च करेंगे तो भी, या सिलेक्शन ऑफ द कोर्स भी। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। ट्रेनिंग रिसर्च से तो भाई होगी। इसमें कंफ्यूज होते आप तो ऑप्शन दे रखा है ना ऑल ऑफ दीज, तो इसको भी इंक्लूड कर दो। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल द अबव। Next question here is the process of describing both quantitative and qualitative relationship between the employee and the organization is known as employee relationship management, employee engagement, employee development, none of these. So we talk about the employment engagement. Got it? The process of describing both qualitative relationship between employee and the organization is known as employee engagement. What are the ways to achieve work life balance? आपके मतलब वर्क लाइफ बैलेंस में कैसे हम अचीव कर सकते हैं, एक लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे कर सकते हैं? टाइम को मैनेज करके या फिर काम को ख़त्म करके? Yes, the answer for this particular question is C, that is both A and B. Next question here is the difference of opinion between the management and workers regarding the employment. So different between the opinion between the management and worker. Management और worker के बीच में जो भी difference of opinion होता है उससे क्या हो सकता है? Employee management कुछ नहीं हो सकता। Employee अपने आप से थोड़ी ना डिस्प्यूट कर लेगा। द आंसर मस्ट बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सो अगर मैनेजमेंट में और वर्कर्स में कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं इट कैन लीड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्यों हो सकते हैं? देयर कैन बी अ पॉलिटिकल रीजन, इट कैन बी इकोनॉमिकल रीजन एज वेल, इट कैन बी मैनेजरियल रीजन एज वेल। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कॉजेज ये तीनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज अ मैनेजमेंट क्रिएटेड टू हेल्प द एम्प्लॉयज एंड टेक देयर कंपनीज इज नोन एज। मैनेजमेंट क्रिएटेड टू हेल्प द एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं? क्रिएट टू हेल्प द एम्प्लॉयज एंड टेक देयर कंप्लेंट्स इज नोन एज एम्प्लॉय रिलेशनशिप। वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लेंट्स हियर। ग्रीवियंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सो रिलेशनशिप और डेवलपमेंट की बात तो हो ही नहीं रही। ग्रीवियंस का मतलब ही कंप्लेन होता है, तो डोंट यू थिंक आंसर इसका बी ही होना चाहिए? सो अगर आपने ऐसा सोचा था तो यस आपने सही सोचा। द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज ग्रीवियंस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्रिएटेड टू हेल्प द एम्प्लॉय एंड टेक देयर कंप्लेंट्स इज नोन एज ग्रीवियंस मैनेजमेंट। आर यू गाइज एंजॉइंग? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए या फिर स्माइली या फिर कोई भी इमोजी मेरे को प्लीज़ कमेंट में भेज दीजिए सो दैट मुझे भी पता चले यस यू गाइज आर एंजॉइंग एंड यू गाइज आर लर्निंग समथिंग। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबर वेलफेयर। तो लेबर वेलफेयर के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? लेबर वेलफेयर मतलब जो भी हमारे लेबर्स हैं, हमारी वर्क फोर्स है, उसकी वेलफेयर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नो एक्सप्लॉयटेशन। भैया हम एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द लेबर वेलफेयर ना। एफिशिएंट यूज ऑफ लेबर एंड टुक आफ्टर द हेल्प ऑफ लेबर। एक्सप्लॉयटेशन आ गया, हेल्थ भी आ गया, तो दो ऑप्शन आ गए। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे तो नीचे कुछ है नहीं ना ए या बी, तो हम क्या करेंगे? ऑल ऑफ दीज कर देंगे। कर देंगे? बताइए। नहीं करेंगे ना? मतलब ध्यान से सुन भी रहे हो आप, मतलब अपने आंसर्स भी करने की कोशिश कर रहे हो यार? यू आर जस्ट लिसनिंग मी कि मैं क्या बोल रहा हूं। खुद भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन की तरफ सोचने की कोशिश करो। उस क्वेश्चन को पढ़ो पहले, उसके बाद क्या करो? वेट करो। मतलब अपना आंसर पहले टिक कर लो कि हाँ मेरा आंसर ये है, अब देखते हैं सर क्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर जस्ट लिसनिंग मी। You need to use your mind as well.
सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर वेलफेयर, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लेबर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, तो लुक आफ्टर द हेल्थ ये इसके अंडर ही आ जाता है. So the answer for this particular question is A, that is no exploitation of the workers. Question number 52. Which of the following statement is true about trade union? Trade union के बारे में कौन सी statement ठीक है? Union promote high wages? Yes. Union are economic trend setters. बताना है पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों में से कोई भी ठीक नहीं है. Yes, the answer for this particular question is C, that is both A and B, because trade union क्या करती है? Union promote high wages ना भाई, वो चाहती है कि आप उनकी wages increase हो जाए if they are working honestly, if they are working good. So union और बीच में employee के बीच में main conflict sometimes क्या होता है? wages के बारे में ही होता है. So union try to promote the high wages. तो ये statement हमारी ठीक हो गई. Union are economic trend center, तो we are talking about economic and we are talking about money, wages. So unions क्या है? एक ट्रेंड सेटर्स बन जाते हैं. सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है अबाउट द ट्रेड यूनियन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट एलिमेंट डज कलेक्टिव बार्गेनिंग इन्वॉल्व? कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नेगोशिएशन, ऑब्वियसली कलेक्टिव बार्गेनिंग में नेगोशिएशन किया जाता है, इतना नहीं इतने में लगा लो, इतना नहीं इतने में कर लो. एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनालिजिंग, तो एनालाइज करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तभी तो हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाते हैं. और उसको लाइक ड्राफ्ट भी करना पड़ता है. बार्गेनिंग अगर करी तो उसको ड्राफ्ट भी तो करो, या बार्गेनिंग करके छोड़ दी. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दैट इज ऑल द अबव. What are the challenges faced by HR, human resource in international business? अगर एक HR है इंटरनेशनल बिजनेस में तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑब्वियसली हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं विद द डेवलप्ड कंट्री, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, वहाँ का कल्चर भी डिफरेंट होगा. और शेयरिंग नॉलेज अक्रॉस द बॉर्डर, ऑब्वियसली वहाँ से नॉलेज भी आएंगी. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डी, दीज आर द चैलेंजेस एन HR फेस इन द इंटरनेशनल बिजनेस. Is that clear guys? बढ़े आगे. Okay. Question number 55. What are the disadvantage of green HRM? Green HRM क्या होता है भाई? It's an easy concept, नाम से ही guess कर सकते हो green HRM क्या होता है. HRM is human resource management, but green क्या होता है? Pursue the role of ग्रीन, मतलब किससे रिलेट करता है? एनवायरमेंट. यार इट्स कॉमन सेंस ना, ग्रीन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वी मस्ट टॉक अबाउट द एनवायरमेंट. So green HRM is when we try to pursue the role of environmental sustainability. So disadvantage क्या होगी? Uneven cost, increase competition, reduce the utility cost and increase tax rate. So चारों में से डिसएडवांटेज क्या होगी? इट इज अनइवन कॉस्ट. कॉस्ट जो होगी वो हमारी अनइवन हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 56. व्हाट आर द टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? आपको बताना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टू प्राइमरी फंक्शंस. यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से हैं. टू मेजर बिजनेस एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेट टू आउटसाइडर. सॉरी. To measure the soundness of the firm and the profitability, to ensure better decision making by the investor. So the answer for this particular question is A, to like measure business activity and communicate to the outsider. Outsider कौन हो सकते हैं? स्टेक होल्डर, जिसको भी इंटरेस्ट है हमारी लाइक कंपनी में. तो हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेजर करते हैं और अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं वो सब शेयर करते हैं टू द आउटसाइडर. आउटसाइडर मीन्स हियर इज स्टेक होल्डर्स. साउंडनेस देखने के बारे में हम बात नहीं करते. टू एंश्योर बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द इन्वेस्टर. वाई डू वी नीड टू एंश्योर, लाइक इन्वेस्टर करें? अगर हमें एंश्योर करना होता तो हम जो अपनी लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं. बट वी नीड टू डू इज, हमें ट्रू दिखानी पड़ती है. अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट दिखाएंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस दिखाएंगे. वी डू नॉट डू घपला इन दैट, बिकॉज वो एथिकली गलत हो जाता है. सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ए ओनली.
क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है, 1 या फिर 2। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ एंड द आउटसाइडर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब भाई लॉ ने बोला है, प्रॉपर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो पर्टिकुलर लॉ होता है ना, लॉ इन द सेंस मतलब वो बता रखा है इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। देयर मस्ट बी द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर रिटन इन द लॉ एंड द आउटसाइडर वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द स्टेक होल्डर्स। तो सबको चाहिए होता है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द फर्म्स पोजीशन। यस, हम अपनी पोजीशन देख सकते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। So the answer for this particular question is C, that is both 1 and B is true about the financial statement. Is that clear? Okay. Next question here is which of the following statement is true? दो स्टेटमेंट लिखी है, आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। First statement here is financial statement analysis are done to judge the profitability of the business. जो financial statement है वो हम क्यों करते हैं, हम जज करने के लिए करते हैं ना कि हमारी profitability of business कैसी है। Financial statement are analyzed to know the soundness of the firm. Wait a second, is true. So the answer for this particular question is C, that is both A and B. क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस एंड रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, सब के बारे में। कॉस्ट अकाउंटिंग इज डन टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ओनली। यस, जो हमारी लाइक अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो एट द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर वो बन के रेडी हो जाती है, या फिर नहीं होती तो करनी पड़ जाती है, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज विच प्रिंसिपल इज नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। आपको बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल मार्जिनल कॉस्टिंग भी कहलाता है। कंट्रीब्यूशन कंसेप्ट, कॉस्टिंग कंसेप्ट, एब्जॉर्प्शन कंसेप्ट, नन ऑफ दीज। सो क्वाइट इजी। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो कॉस्टिंग कहाँ लिखा है, कॉस्टिंग लिखा है बी में, तो आंसर इसका सीधा सीधा बी हो जाएगा ना। सो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, दैट इज कॉस्टिंग कंसेप्ट। So yes, we have completed 60 question in less than 60 minutes and I hope you guys are enjoying. आपको समझ में आया होगा, आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। So अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेशंस प्लीज़। सो थैंक यू गाइज एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एडंकल यूजीसी नेट की तैयारी, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। सारी लिंक वगैरह मैं वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। इवन हमारा यूट्यूब चैनल है एडंकल यूजीसी नेट की तैयारी, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयरिंग इज़ केयरिंग ना, तो अपने दोस्तों को भी मतलब भेज दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठा पाएँ, राइट। एंड लाइक और शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन दबा लो। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा या फिर कोई भी वीडियो मेरी अपलोड होगी तो आपको देखने को मिल जाएगी। सो That's all about today and I hope you all are doing well. आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आपके प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए हम लोग आए हैं आपके लिए and so that's it. Thank you guys and wish you luck for your exam and I really want आपका JRF और नेट क्लियर हो जाए। अगर मेरी कोई भी कंट्रीब्यूशन होती है उसमें तो प्लीज़ एक बार आना और कमेंट करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एट द सेम टाइम और अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आना। सो बाय गाइज। Now install all new Edancal mobile app for a holistic learning experience of your higher education. From doubt solutions, preparation notes, exam updates, and practice questions, get all of these under one roof. Follow our social media for latest exam notifications and share your concerns with us through WhatsApp. Like the video, subscribe the channel, and comment your suggestions down below. With Edancal, karo life की तैयारी।